हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली एडिटोरियल एनालिसिस बाय पेनिशिया आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया टेक्स द लीड और ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। ये आपके जीएस पेपर 2 के इन सब टॉपिक्स को कवर करता है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट। इस आर्टिकल में जस्टिफाई किया गया है इंडिया की सूटेबिलिटी एज G20 प्रेसिडेंट। इसमें बताया गया है कि इंडिया एक बहुत ही राइट कैंडिडेट है G20 प्रेसिडेंसी के लिए। इसमें हाईलाइट किया गया है कि आज के समय वर्ल्ड में क्या क्या इश्यूज हैं जो वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो G20 का थिंक टैंक है थिंक 20, वो इन सब इश्यूज को कंसिडर करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको इंडिया को वर्ल्ड के आगे रखना चाहिए अपनी प्रेसिडेंसी में, ताकि हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें। तो बैकग्राउंड यही है कि दिसंबर 1 में इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर ली है। अंडरलाइन आइडिया वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली के साथ। और ये जो हमारा अंडरलाइन आइडिया है वासुदेव कुटुंबकम का, जो एंशियंट टाइम से इंडिया का एक मोटो रहा है, वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मोटो के साथ कोहरेंस में है। तो इंडिया का जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है या जो बिलीफ सिस्टम है वो भी कंपैटिबल है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी एक इंटरकनेक्टेडनेस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बीच में। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो वो तो एक जियोपॉलिटिकल इश्यू था, नेटो का, वेस्ट का वर्सेस रशिया। लेकिन उसकी वजह से सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस जो हुई, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो हुए, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे भी पड़ा। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरकनेक्टेडनेस है उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज आजकल जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को, उनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते, जिनके लिए हमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए सारी कंट्रीज का इन इश्यूज से डील करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये रिमार्क किया था G20 की क्लोजिंग समिट सेशन में, जो कि बाली इंडोनेशिया में हुई थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक लिंकेज होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी, पीस, सिक्योरिटी और फुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस फॉर यूनिवर्सल बेनिफिट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड G20 के बारे में। इस ग्रुप को फाउंड किया गया था 1999 में, और ये सेंट्रल फोरम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ऑन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्वेश्चंस। तो इसमें मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज और इमर्जिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड की शामिल हैं, और ये कलेक्टिवली अकाउंट करता है 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को और 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को। तो इसमें कौन सी कंट्रीज हैं? 20 कंट्रीज हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो एक यूरोपियन यूनियन आपको पता चल गया। G7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज ऑफ G7, ये आपको पता होंगी: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा इसमें 5 ब्रिक्स कंट्री हैं, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उसके अलावा जो कंट्रीज हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड टर्की। इनके नाम आप बाकी के देख लीजिएगा, और ये कंट्रीज के नाम आपके दिमाग में रहने चाहिए। यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में डायरेक्टली G20 कंट्रीज के नाम पूछे थे। तो अब थिंक 20 ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। थिंक 20 ग्रुप 2012 में इनिशिएट हुआ था, जब मेक्सिको की प्रेसिडेंसी थी। ये एक एंगेजमेंट ग्रुप है। इसमें प्रेस्टिजियस थिंक टैंक्स और एकेडमिक इंटेलेक्चुअल होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के। तो ये नेशनल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, उनका इसमें रोल नहीं होता है। तो ये कोई भी स्पेसिफिक आइडिया के अराउंड कोई एडवोकेसी या फिर कोई तरह का कैंपेन नहीं चलाते, लेकिन एक इंसाइटफुल पॉलिसी प्रपोजल्स देते हैं, जो कि हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स एनालाइज करके क्रिएट करते हैं। तो ये डिस्कशन, इनके जो भी डिस्कशन होते हैं, ये एनालिटिकल डेप्थ प्रोवाइड करते हैं G20 लीडर्स को, और उनको हेल्प करते हैं सस्टेनेबल पॉलिसी को बनाने में, जो कि G20 के प्रायोरिटीज के अराउंड होते हैं। तो हर साल जब नई प्रेसिडेंसी होती है तो G20 अपने टास्क फोर्स क्रिएट करते हैं, और वो जो भी उस समय के क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, जो भी इनोवेटिव मेजर्स उनको लेने होते हैं, उससे रिलेटेड होती है। तो G20 का जो इंगेजमेंट ग्रुप अभी बना हुआ है थिंक 20 में, उसमें 7 टास्क फोर्सेस हैं करेंटली।
तो अब इन टास्क फोर्स के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो भी टास्क फोर्स बनाई गई हैं, ये इस समय वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग क्रिटिकल इश्यूज से रिलेटेड है। तो ये सारे इश्यूज आप डायरेक्टली भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। इनका नाम नहीं भी लिखेंगे आप तो बस ये बता सकते हैं कि अभी हमको जरूरत है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड लाइवलीहुड से रिलेटेड इश्यूज को डील करने में। जैसे कोहेरेंस होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्री के सेंट्रल बैंक डिवाइस करती है, और फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट डिवाइस करती है, दोनों के बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस होनी चाहिए। डिजिटल फ्यूचर से रिलेटेड एक टास्क फोर्स है जिसमें इंक्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो, सेफ हो और उसकी यूनिवर्सल ऑपरेबिलिटी हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमको ग्रोथ को रिफ्यूल करना है, इंश्योर करना है ग्रीन ट्रांजिशन हो, ताकि हमारी जो भी ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और इसके लिए इंडिया का जो लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो इंडिया ने COP26 में दिया था, वो इंडिया की प्रेसिडेंसी का मेन स्टे होगा, यानी सेंट्रल पॉइंट होगा। ये और एनवायरनमेंट इनिशिएटिव से कैसे डिफरेंट है लाइफ इनिशिएटिव? क्योंकि लाइफ इनिशिएटिव में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो इंडिविजुअल को सेंटर पे लेके करेगा, यानी हर इंडिविजुअल अपने एंड से कोशिश करे कि वो वेस्ट को कम करे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का यूज करे। तो फिर अभी तक जो होता था वो रिवॉल्व करते थे अराउंड नेशंस, नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, लेकिन अब हर एक इंडिविजुअल को हम लोग सेंसिटाइज करेंगे एनवायरनमेंट के इश्यू पे। ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर पे भी ये रिकमेंडेशन देंगे कि हम ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रीअलाइन करें, फाइनेंस का डेवलपमेंट हो, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन हो, इनोवेटिव मेथड्स यूज हो इसके लिए। और डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर आइलैंड नेशंस, इन लोगों को सब्सिडाइज रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। और एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट 2030 है, और इसमें 17 गोल्स होते हैं और 169 टारगेट्स होते हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं देखा है तो इन गोल्स की लिस्ट आप देख लीजिए, कोशिश करिए कि उसको किसी तरह याद कर लीजिए। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछे गए थे, गोल का नाम और वो किससे रिलेटेड है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आइडिया देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हमें सर्कुलर इकोनॉमी और माइंडफुल एंड डेलिबरेट कंजम्पशन को प्रमोट करना चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। फिर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म के बारे में टास्क फोर्स बनाई गई है। पैंडेमिक आया, कोविड-19, यूक्रेनियन वॉर हुई, इसकी वजह से वर्ल्ड में बहुत फ्रेजालिटी आ गया, बहुत टर्मोइल आ गया, और जो हमारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ILO, ये इन इश्यूज को प्रॉपरली टैकल करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कई सारी कंट्रीज रिप्रेजेंटेड होती हैं, तो हम उसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, हर कंट्री उसमें हो, इगैलिटेरियन हो, सब अपनी अपनी वॉइस, अपने अपने इश्यूज को रख सकें। तो ये होता है मल्टीलैटरलिज्म का रिफॉर्म। यूएन में भी रिफॉर्म की जरूरत है, जो कि हम आजकल सुन रहे हैं, काफी न्यूज में रहता है। तो मल्टीलैटरलिज्म का मतलब यही होता है ग्रुपिंग ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हो गया आइडिया ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में इस आर्टिकल में दिया था, तो हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। तो उसमें ये था कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोडक्ट्स का रीयूज करना रादर देन स्क्रैपिंग देम एंड एक्सट्रैक्टिंग न्यू रिसोर्सेज। सो वी हैव टू मेक दैट प्रोडक्ट बी इन यूज फॉर मल्टीपल टाइम्स, मतलब उसका रीयूज करने की जरूरत है। तो उसमें हर तरीके के वेस्ट जैसे क्लोथ्स हैं, स्क्रैप मटेरियल है, ऑब्सोलीट इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सबको हम बार बार इकोनॉमी में रिटर्न करें। तो इससे एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और नई रिसोर्सेज को हम लोग मोर वाइजली यूज कर सकते हैं, नए सेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, नई कैपेबिलिटीज बना सकते हैं। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा आइडिया है, रीयूज, रीमैन्युफैक्चर, रिसाइकल एंड रिड्यूस। तो अब प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा राइटर ने बताया कि अभी प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो ट्रेड को लेके, टेक्नोलॉजी, टेरिटरी, आइडियोलॉजिकल इश्यू, ट्रस्ट डेफिसिट जो कि चाइना के साथ हमको दिखती है, आइडियोलॉजिकल फ्रिक्शन जैसे कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। तो ये सारे इश्यूज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके पास दो ही चॉइस हैं, या तो वो एक न्यू कोल्ड वॉर में पुश हो जाए,
और या फिर एक साथ मिल के रिकवर करें पैंडेमिक से। और जो भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए कॉन्सर्टेड एफर्ट चाहिए, जैसे क्लाइमेट चेंज का इश्यू, जो कि एक कंट्री के वजह से नहीं रिजॉल्व होगा, उसको सबको मिल के टैकल करना है। तो यही दो चॉइस हैं। तो बाली में जब समिट हुई थी G20 की, तो उसमें लीडर्स का डिक्लेरेशन था कि हमें इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना है और पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। तो यही इंडिया का भी स्टैंड होना चाहिए। लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इंडिया को वर्क करके मल्टीलैटरलिज्म 2.0 या रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी क्या ऑफर कर सकती है? एक तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम जो कि मोरालिटी और एथिक्स पे बेस्ड हो, फेयर सिस्टम हो, फाइनेंस का मोबिलाइजेशन करना फॉर इन्वेस्टमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस एंड रिस्क मिटिगेशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटाइजेशन मेनली फॉर वल्नरेबल नेशंस, वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, ताकि जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया को या उनके लिए एज अ वॉइस एक्ट करने की जरूरत है और इस इश्यू पे कंसेंसस स्टैब्लिश करें। और इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं जैसे ट्रूथ, नॉन वायलेंस, योगा, आयुर्वेदा, वेदांता, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो गई हैं कंसिडरिंग जो भी हमारी कंडीशन है वर्ल्ड की। तो इंडिया ये वैल्यूज को प्रमोट कर सकती है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, ये सब आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम से ही डिराइव होता है। तो इंडिया एक एग्जाम्पल की तरह एक्ट कर सकती है कि हम ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट करेंगे, ना कि नैरो नेशनलिज्म। और अद्वैत फिलॉसफी की भी यूटिलिटी है इस समय, जिसका मतलब होता है वननेस ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। तो सारी ग्लोबल कम्युनिटी के आगे इंडिया ये बात रख सकती है कि हमें अपने आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक डिविजन से आगे बढ़ना चाहिए और वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस मिलके बनानी चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए। तो इंडिया के पास वो सब है जो कि एक लीडर के पास होना चाहिए। और इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी पे इंडिया को वो सारी चीजें को यूज करके अपने एजेंडे को फॉरवर्ड करना चाहिए। वहां पे पॉलिटिकल, इंडिया के पास पॉलिटिकल विल है, विजन है, कंपैशन है सबसे, सबके लिए। तो ये सारी चीजें इंडिया को एक राइट कैंडिडेट बनाती हैं G20 प्रेसिडेंसी का। तो अब हम लोग देखते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। India's presidency at G20 provides an opportunity to present India's traditional values for the betterment of the world. In the light of the above statement, discuss important agendas that India must pursue as a president of G20। तो ये हमने जो भी डिस्कशन किया डायरेक्टली आप उससे इसके आंसर को लिख सकते हैं। तो आप प्लीज ट्राई करिएगा। और ये हमारा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, G7 और G20 कंट्रीज के मेंबर्स से रिलेटेड। इसको भी ट्राई करिए, इसका आंसर आपको कल के एडिटोरियल एनालिसिस में मिलेगा। So I thank you very much for watching and stay tuned. See you in the next discussion tomorrow. Till then, keep studying. All the very best.